सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 11 विषय भूगोल और अध्याय 3 पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति विकास, लेकिन वो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। दूसरा पाठ पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसलिए हम सीधा पाठ कौन सा पढ़ेंगे? तीसरा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पहला पाठ हमने पूरा कर लिया, दूसरा कर लिया। अब आपके ग्रुप में सिलेबस भी भेज दिया है, शायद आपने देख लिया होगा कि कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं। तो हटाए गए पार्ट भी देख लेना, कुछ चेंजिंग किए गए इनके अंदर, तो वो पढ़ने हैं, वही आपके पेपर में आएंगे। तो दूसरा पार्ट हटा दिया, इसलिए दूसरे पार्ट को हमने छोड़ दिया और हम पहुंच चुके हैं सीधा तीसरे पार्ट पे, जिसका नाम है पृथ्वी की संरचना। 2 किताबें हैं आपकी, दोनों में कितने कितने पार्ट हटाए गए हैं वो देख लेना। ग्रुप में लिस्ट है सारा पूरा एकदम सभी विषयों का, उसमें भूगोल है, राजनीति है, इतिहास है, हिंदी है, अंग्रेजी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है 3, उनमें आप देख लेना। तो यहाँ पढ़ रहे हैं आप तीसरा पार्ट, दूसरे पार्ट को छोड़कर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस है? बॉल देखिए ना, गेंद देखिए, या यह खोखली गेंद है? गेंद, फटी हुई गेंद देखे हो ना, अब अंदर से खोखली निकलती है, क्या वैसी है? जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल है। क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा होगा? इस तरह कभी आपने देखा होगा, इस तरह का ज्वालामुखी होता है, इससे ऐसे आग की लपटें ऐसे ऐसे निकलती रहती है, कोई देखा होगा कभी आपने? ऐसे निकलती रहती है, ऐसे लावा निकलता रहता है ऐसे बाहर, ऐसे देखा होगा, जलते हुए ऐसे आग निकलती है बहुत सारी। अपने क्षेत्र में समुद्री इलाकों में ज़्यादा होते हैं, टीवी में देख सकते हैं, अपने तो यहाँ होते नहीं हैं। क्या आपको ज्वालामुखी से निकले हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग या मेग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न ही पहुंच सकता है। पृथ्वी के धरातल पर विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्यों को आकार देती रहती है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। बहिर्जात मतलब बाहर की, अंतर्जात ज्वालामुखी से या किसी उद्गार होता है उससे, तो भूदृश्य को आकार देती रहती है। कई बार क्या होता है, पहले जहाँ धरातल था वहाँ पे भूकंप ज्वालामुखी के कारण पर्वत का निर्माण हो गया, पठारों का निर्माण हो गया, कहाँ कहीं गहरे खड्डे हो गए, तो भूदृश्य बदलता रहता है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है, यानी जैसी उसके पास वातावरण है, जैसी आकृति है वह वैसे रहता है। जैसे अपने मैदान में रहते हैं तो इतना ज़्यादा कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ता, जो पठारों और पर्वतों और वहाँ रहते हैं उनको कठोर परिश्रम करना होता है। इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, क्या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपर्पट्टी से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है। भूगर्भ की जानकारी के साधन। पृथ्वी की त्रिज्या 6.370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई भी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष परीक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर आधारित है। प्रत्यक्ष, जिन्हें हम देख सकते हैं। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं या वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। देखो, 3 से 4 किलोमीटर नीचे जाके सोना निकलता है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है। 3 से 4 किलोमीटर अंदाजा लगा लो अब कितना होता है, नीचे धरती में जाना कितना मुश्किल हो जाएगा। इससे अधिक गहराई में तो जा ही नहीं सकते। अब नीचे है बहुत कुछ है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बहुत सारे खनिज है, लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। इतना खतरा होता है, यानी नुकसान होता है, जिंदगी गंवानी पड़ती है इसके लिए, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान भी बहुत अधिक होता है। आपको नहीं सुना ना, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान घटता जाता है, जैसे जैसे धरती में नीचे जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। क्योंकि खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपट्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। यह है गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना व समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। आज तक सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया, नीचे 12 किलोमीटर। इन परियोजनाओं और बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त होती है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। अप्रत्यक्ष स्रोत देखो, पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में भी वृद्धि होती है। यानी गहराई बढ़ेगी तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे भूमि के अंदर तापमान बढ़ेगा और दबाव बहुत होगा। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ जाता है। तापमान, दबाव और घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव और घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जो कभी कभी धरती तक पहुंचती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उल्काओं का विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से क्या होती है, मिलती जुलती होती है। ये वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता। सभी अक्षांशों पर एक जगह समान नहीं होता। यह ध्रुवों पर तो अधिक और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम। मैंने आपको चीजें बताई थी। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रपट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपट्टी में चुंबकीय गति पदार्थ के वितरण की जानकारी
भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, अतः हम कुछ विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। अब भूमि के अंदर भूपर्पट्टी में क्या क्या है, इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलती है। जैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटती है, उससे पता चलता है। तो नंबर 1 आता है भूकंप। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। अब ये देखिए 3 प्रकार की किरणें दे रखी है, पी तरंग, एस तरंग और धरातलीय तरंग। पी तरंग ऐसे चलती है, धरातलीय फिर ऐसे हो जाएगी थोड़ी कम, और धरातलीय ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी आयाम इनका पहुंचने का समय। देखिए पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्पट्टी की सेलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती है। भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती है। जहाँ ऊपर के सेलखंड दबाव डालते हैं, उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र यानी फोक्स कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है, जहाँ से स्टार्ट होता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचे, नीचे से शुरुआत होती है, अलग अलग ऊपर जाके बंट जाती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपता होती है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। आपसे पूछे भूकंप निकलने के बाद सबसे पहले अधिकेंद्र पर, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है। भूकंपीय तरंगें कैसी है, ठीक है, ये लंबा हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि कुछ आपको पता है लेसन काट दिए गए हैं आपके, तो लेसन काटने की वजह से आपका मैटर कुछ कम होगा। हालांकि हमने पाठ्यक्रम को थोड़ा देरी से शुरू किया था, तो कोरोना वायरस की वजह से क्या है, सरकार ने भी, क्योंकि उन्हें पता है 3-4 महीने स्कूल नहीं लगा, स्कूल नहीं लगने की वजह से जितना यानी 3-4 महीनों में जो मैटर होना था वो मैटर काट दिया गया, तो वो उसको नहीं पढ़ना। थोड़ा ध्यान से, आपका ग्रुप है उसमें डाले हुए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से पार्ट, पहले अपनी किताब में निशान जरूर लगा लें, पता लग जाए कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, और उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हालांकि हम उस किताब में सारे पाठ सातों के सातों पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें जो काट दिए अब उनको याद नहीं करने, ध्यान रखना, क्योंकि हालांकि हमने पढ़ा उससे अच्छा ज्ञान मिला हमें, लेकिन फिर भी उन्हें अब याद नहीं करना, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं आएगा और थोड़ा चेंजिंग हो गया, बस बढ़ाया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ घटाया है, ध्यान रखना। वही आपकी किताबों में से कुछ इकाइयों को काट दिया गया, कौन सी इकाई का कौन सा पार्ट कटा है वो देख लेना। तो कल पढ़ेंगे अपने भूकंपीय तरंग।